कि आपको पानी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। चाइना उगा सकता है राइस, लेकिन चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना को पानी की कीमत का अंदाज़ा है। चाइना उस पानी को दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रहा है, जबकि कहते हैं कि कई लीटर पानी सिर्फ 1 केजी चावल को हासिल करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है IMF अर्जेंट्स इंडिया टू रिमूव बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट। इंडिया ने राइस की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। 40 कंट्रीज़ में राइस एक्सपोर्ट होते थे। तो अब देखते हैं इस वीडियो में क्या है लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत से अपील करी है कि प्लीज़ चावल पर जो आपने एक्सपोर्ट का बैन लगा दिया है, ये बैन लिफ्ट कर दीजिए। नाउ कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने चावल के जो एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए हैं, इसकी वजह से यूएसए में पैनिक मच चुका है। कई इंडियन अमेरिकन, उसके अलावा जो एशियन कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया के चावल परचेज करते थे, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि इन द फ्यूचर फूड शॉर्टेज हो सकती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से इन सब कंट्रीज़ में, सीरिया, पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, केनिया और अफ्रीका के कई और कंट्रीज़ में। तो इस स्थिति को देखते हुए ना IMF ने इंडिया को ये कहा है कि प्लीज़ अपना जो राइस का एक्सपोर्ट बैन है ये हटा दीजिए। और साथ ही साथ एक आप कह लीजिए वार्निंग भी दी है इंडिया को कि रिटेलिएटरी मेजर्स ना हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे रशियन मीडिया ने इस पर ये हेडलाइन पब्लिश करी थी कि IMF ने थ्रेटन किया इंडिया को। ना मैं यहाँ पर ये बोल दूँ, थ्रेटन तो नहीं किया इंडिया को, एक आप कह लीजिए एडवाइस ये दी इंडिया को कि कल को बाकी कंट्रीज़ भी रिटेलिएटरी मेजर्स ना यूज़ करना स्टार्ट कर दे। उससे बाकी कंट्रीज़ को भी, दुनिया को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि IMF ने कहा क्या है इंडिया के राइस एक्सपोर्ट बैन का, और उसके अलावा कई और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट बैन का दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में सही नहीं है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। IMF को वर्ल्ड बैंक के साथ में ही बनाया गया था। ऑप्शन बी, IMF ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का एक रिजल्ट है। ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है ये IMF पब्लिश करता है। या फिर ऑप्शन डी, आज के समय 190 कंट्रीज़ हैं जो IMF के मेंबर हैं। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट IMF के बारे में सही नहीं है। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ 20 जुलाई 2023 ये वो डेट है जब इंडिया ने नॉन वाइट बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है ये बैन कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर में मीडिया ने इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश किए। ये कहा कि जो ग्लोबल प्राइसेस है चावल के, इन पर बड़ा इंपैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ इंडियाज राइस बैन, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावलों का। USA के कई शॉप्स में हमने देखा कि इस टाइप के बोर्ड लग गए कि हर कस्टमर को एक राइस बैग मिलेगा, क्योंकि अगर एक कस्टमर 10-10 ले गया राइस बैग तो बाकियों के लिए बहुत ज़रा कम चावल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टोर का दृश्य है, अक्रॉस USA देखा गया कि चावलों का जो स्टॉक है ये लगातार कम हो रहा था। अब इसी दौरान ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, चावलों की बात हो रही है, एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, IMF यहाँ पर क्यों कूद गया? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कई देश जो अब IMF के पैकेज के अंडर आ चुके हैं, मतलब पहले भी उनका पैकेज चल रहा था, अब और ज़्यादा इन्होंने लोन ले लिया फ्रॉम IMF। ये बहाने लगाएंगे IMF को कि हम क्या करें, गेहूं के दाम बढ़ गए, चावल के दाम बढ़ गए, एल नीनो आ गया तो हम IMF को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए IMF ने इंडिया को ये कहा है कि जो आपने चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, ध्यान रखिएगा इसके रिटेलिएटरी मेजर्स ना आए। अब रिटेलिएटरी मेजर्स क्या होते हैं? रिटेलिएशन मतलब देखो, मैं किसी पे अटैक करूं, वो वापस अटैक करे तो उस आदमी ने रिटेलिएशन करी है। तो रिटेलिएटरी मेजर्स यही होते हैं कि बाकी कंट्रीज भी ये करना स्टार्ट ना कर दे। नाउ IMF ऐसा क्यों कह रहा है? IMF इसलिए कह रहा है क्योंकि इंडिया ने एक के बाद एक ऐसे कदम चले हैं जिससे दुनिया में इंडिया के जो फूड एक्सपोर्ट होते थे ये कम होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने गेहूं के जो एक्सपोर्ट है इस पर बैन लगा दिया। मई के महीने में, मई 2023 में जब सरकार से पूछा गया कि जो वीट पर आपने एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है ये हटाओगे, सरकार ने कहा ऐसा करने के कोई अभी के लिए चांसेस नहीं है। उसके अलावा जो इंडिया शुगर एक्सपोर्ट करता था उसमें भी कुछ रुकावटें हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली
जिस तरीके से भारत का एथनॉल प्रोग्राम अभी फैल रहा है, बड़ी अभी अनाउंसमेंट होनी है उससे रिलेटेड, तो इंडिया के जो शुगर एक्सपोर्ट्स हैं ये भी काफ़ी कम रहने वाले हैं। तो चीनी, गेहूं, चावल इंडिया दुनिया में बहुत ज़्यादा कम एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब देखकर आईएमएफ ने कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को बाकी जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं फूड के, वो भी कह दे कि हमें अपनी जनता के बारे में सोचना होगा, तो अभी के लिए हम एक्सपोर्ट्स बैन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वीट, चावल के मामले में, इवन शुगर के मामले में आप कह सकते हैं इंडिया चैंपियन कंट्री है एक्सपोर्ट के मामले में। कई और फूड आइटम्स हैं जैसे कि बार्ले, बकवीट, ये हमारे यहाँ कम खाते हैं मगर इंटरनेशनली ये खूब बिकता है। ओट्स है, राई है, ये सब चीज़ें जो हैं, इनके जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, अगर इन्होंने भी रिटेलिएटरी मेजर्स में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो ग्लोबली फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ आईएमएफ ने करी है, इंडिया में भी आप देखोगे कई एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, अपना व्यू शेयर किया है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर कैसे बन सकता है अगर हम ग्लोबल साउथ को फीड भी नहीं कर पाए। ये जो ग्लोबल साउथ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ महीने पहले ये वीडियो करी थी अपलोड कि इंडिया बनेगा लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। जब हम ग्लोबल साउथ कहते हैं तो जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पे आपको देश दिख रहे हैं लाइट रेड कलर में, ये सब ग्लोबल साउथ में आते हैं। तो इंडिया की देखिए एस्पिरेशन है, हमारी एस्पिरेशन है कि एक टाइम पर हम ग्लोबल साउथ के लीडर बने, चाइना ग्लोबल साउथ को डोमिनेट ना कर पाए। और इंटरेस्टिंगली आज के समय जो फूड शॉर्टेज की बात चल रही है ना इंडिया के एक्सपोर्ट बैन की वजह से, उसमें ज़्यादातर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ को ही इम्पैक्ट महसूस होगा, स्पेशली अफ्रीका को काफ़ी इम्पैक्ट महसूस होगा। तो ये सवाल तो उठेंगे कि इंडिया लीडर कैसे बनेगा ग्लोबल साउथ का जब हम एक रिलायबल फूड का सोर्स नहीं बन सकते। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने एक के बाद एक बैन लगाए हैं वीट पर, शुगर पर, राइस पर, इससे कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया एक अनप्रेडिक्टेबल सप्लायर बन गया है। इंडिया में एक ऐसा सप्लायर नहीं रहा जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं कि कमी हो या कमी ना हो, इंडिया की तरफ से खाना एक्सपोर्ट होता रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है इसका सोल्यूशन क्या करें, क्योंकि हमारी आबादी भी है, उनके लिए हम इन्फ्लेशन नहीं चाहते कि प्रॉब्लम बने, तो इसका हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। देखिए सोल्यूशन यही है, कंट्री स्पेसिफिक हमको एक्सपोर्ट करना होगा। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा गेहूं के एक्सपोर्ट पे हमने बैन लगाया, मगर इजिप्ट देश के लिए हमने एग्जाम्पशन ऑफर करी और इजिप्ट को बैन के बावजूद हमने गेहूं एक्सपोर्ट किया और ये भी कहा कि कल को कोई और देश है जहां पर गेहूं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम वहां पर गेहूं एक्सपोर्ट करने को तैयार होंगे। तो सेम केस कहीं ना कहीं हमको राइस के केस में भी करना होगा कि अगर कोई देश है जहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनको चावल की नीड है, तो केस टू केस बेसिस पर परहैप्स इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। और ये बात देखिए ग्लोबल मीडिया तक पहुंचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्या होता है कि सरकार तो पॉलिसी बना लेती है मगर ग्लोबल मीडिया बार बार ये रिपोर्ट करता है कि इंडिया के एक्सपोर्ट बैन की वजह से नुकसान हो जाएगा, जबकि इनको ये भी रिपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई अफ्रीका में बहुत गरीब देश है, उनके पास खाने की बहुत कमी है, तो वहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करने को रेडी भी है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपसे आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़रा जटिल प्रॉब्लम है, दुनिया का सोचें या खुद का सोचें, तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि इसका एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर सोल्यूशन क्या हो सकता है ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन पर कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए कि आईएमएफ को उसी साल बनाया गया था जब वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में और आईएमएफ बनाया गया था 1945 में। बाकी जो सब स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अकेडमी की जो मैसिव सेल है 50% डिस्काउंट की, ये खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पे आप करोगे क्लिक और आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर। जी जनाब, वाकई एक बड़ी गंभीर समस्या के राइस अपने मुल्क में भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और दूसरे कंट्रीज़ को भी देना है। और क्या किया जाए कि क्या एक्सपोर्ट पे पाबंदी हटा दी जाए या लगा दी जाए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और आईएमएफ ने भी एक तरह से वो दिया है, एक क्या कहते हैं मशवरा दिया है या नज़रसानी करने को या दोबारा से इस ऑर्डर को या इस डिसीशन को दोबारा से चेक करने के लिए कहा है। अच्छा, होता ये है कि राइस जो है वो जाहिर सी बात है कि हर जगह नहीं उग सकता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो। जो मैंने सुना है, जो मेरी रिसर्च है कि आपको पानी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। चाइना उगा सकता है राइस, लेकिन चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना को पानी की कीमत का अंदाज़ा है। चाइना उस पानी को
दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रहा है, जबकि कहते हैं कि कई लीटर पानी सिर्फ 1 केजी चावल को हासिल करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, कई लीटर पानी। तो मतलब यूँ समझ लें कि एक तरह से घाटे का सौदा है। अच्छा, जब एक्सपोर्ट की जाती है चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा उगाई जाती है, ज़्यादा उगाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने कंट्री में वो चीज़ कम पड़ जाएगी। तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया होगा कि एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए। वरना अगर लॉजिकली सोचा जाए तो किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने से किसी भी कंट्री को फ़ायदा ही होना है ना। फॉरेन रिज़र्व में इजाफ़ा होगा, इंसान की ज़रूरत, वही कंट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है जिसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को बहुत समझदारी से, बहुत दूरअंदेशी से काम लेना पड़ता है कि हम एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं। हम क्या ऐसी चीज़ तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जिसकी हमारे अपने कंट्री में भी ज़रूरत है, हमारे अपनी जनता को ज़रूरत है, हमारे अपनी कंट्री में वो चीज़ महंगी हो जाती होगी, हमारे आवाम को वो चीज़ महंगी मिल रही है, हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर दें। तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत कैलकुलेट होके गवर्नमेंट चल रही है इंडिया की। हमारे यहाँ पे मैंने अक्सर सुना था कि हमने गंदम एक्सपोर्ट कर दी, फिर वही अपनी ही गंदम हम दोबारा ख़रीद भी रहे हैं। मतलब हम कितने बड़े गधे हैं, घोड़े हैं, क्या हैं कि हमें मतलब इतनी कैलकुलेशन नहीं है कि हमारे कंट्री को कितनी गंदम की ज़रूरत है, इस वक्त इस साल कितनी गंदम उगी है, क्या ये हमारी ज़रूरत के लिए पूरी है, नहीं है। दूसरी चीज़, हम जब इस तरीके से कहीं भी चाय के होटलों में कहीं दोस्तों से डिस्कस होती है कि यार ऐसा कैसा है कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर वही गंदम ख़रीद रहे हैं, तो हर शख्स का एक ही सवाल होता है। पहले तो एक बहुत ही बड़ा एक सवालिया निशान गवर्नमेंट्स के ऊपर, हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं कि करप्ट हैं। तो हर शख्स का एक ही सवाल होता है कि ये रोड नहीं बन रहा, ये रोड के पैसे कहाँ गए, कमीशन और मतलब लोग कमीशन ले लेते हैं। कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उसकी भी गवर्नमेंट कमीशन लेती है, और फिर जब इंपोर्ट करते हैं तो दोबारा कमीशन लेती है। लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, इससे कोई गर्ज़ नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने कमीशन से गर्ज़ होता है कि एक्सपोर्ट करने में भी हमें फ़ायदा हो रहा है, वापस उसी गंदम को लाने में भी गवर्नमेंट में जो लोग बैठे होते हैं, जिन इदारों में लोग बैठे होते हैं, उनके जेब भरे जाते हैं। इससे कंट्री को क्या लॉस हो रहा है, आवाम को क्या लॉस हो रहा है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ा सीखने को मिलता है, बड़ी मतलब एक समझने को मिलता है। वैसे एक आम शख्स अगर हो तो वो कहे कि एक्सपोर्ट तो फ़ायदा, लेकिन कहाँ पर क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है इसकी कैलकुलेशन ज़रूरी है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, देखें आगे क्या डिसीजन लिया जाता है कि किस कंट्री को दी जाए, किस कंट्री में ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ये तो एक्सपोर्ट वाला मामला है, बेचने वाला मामला है। जब ज़रूरत पड़ती है कोई किसी कंट्री को खाने पीने के लिए अगर कुछ नहीं होता तो इंडिया उन्हें फ्री में भी सप्लाई करता है। हमने बेशुमार ऐसी वीडियोस देखी, अफ़गानिस्तान के हवाले से वीडियोस देखी कि अफ़गानिस्तान में जब गंदम की किल्लत आई, गंदम ख़त्म हो गई, वहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं था, तो ट्रक के ट्रक इंडिया से गए, बाकायदा एक मुस्लिम देश की उन्होंने मदद की। बल्कि मुस्लिम मेरे लिए एक बड़ी बात है, लेकिन जब मैं ये लफ्ज़ कहूँगा तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप इस तरह क्यों कहते हो, मुस्लिम या हिंदू या कुछ भी, मतलब हम सामने वाला भी इंसान है, हम भी इंसान है। मैं जब ये फ़ील करके कहूँगा कि यार मुस्लिम देश की मदद की, तो अक्सर नेगेटिव, अक्सर उसको दूसरी तरह से भी लिया जाता है कि कोई मुस्लिम या कोई हिंदू कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब इंसान है। और इंसानियत के नाते इंडिया ने हमेशा लोगों की मदद की है, कहीं पर भी किसी भी हवाले से। यूक्रेन के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं हमने, जिसमें बाकायदा वहाँ के पाकिस्तानी बच्चे, दूसरे कंट्रीज़ के बच्चियों को निकाला गया, कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया, किसी भी किस्म की कोई तफर्का नहीं रखा गया, किसी किस्म की कोई डिवाइड नहीं किया गया कि ये कौन है, ये कौन नहीं है। इंडियन फ़्लाइट आ रही है तो उसमें पाकिस्तानी बच्चे भी बैठ के आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात, कितनी खुशी की बात, कितना अच्छा लगता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।